हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीएम में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है बच्चे, हम सब इस समय यूपी मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे हैं और आज जो आपका ये टॉपिक है ये वसा है। भोजन के प्रमुख अवयव पढ़ा रहे हैं। कुछ क्लासेस जो हैं, जो पहले कुछ क्लासेस हुई आपकी एमसीक्यू बेस थी, लेकिन कुछ दिनों से जब से आपका सिलेबस आया उसके बाद से आपकी जो क्लासेस हैं, एक थ्योरी क्लास होती है, उसके बाद में एमसीक्यू क्लास होती है। तो कल नहीं लिया था हमने क्लास, कुछ प्रॉब्लम थी, उसके पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था, लेकिन उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू थे वो हमने पहले ही सॉल्व करवा दिया था। तो आप लोग उसको देख लीजिए और बाद में जब आपका मैराथन क्लास चलाया जाएगा तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे कार्बोहाइड्रेट से वो उसमें ज़रूर इंक्लूड किया जाएगा। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक है हमारा वसा के स्रोत, कार्य, आवश्यकता और वसा से होने वाले रोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वसा क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं वसा है क्या। तो वसा एक ऐसा कार्बनिक मिश्रण है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित होता है। इसका मतलब ये है कि वसा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। आहार में ये तत्व ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। अगर आप वसा युक्त भोजन करते हैं तो उससे क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो होता है वसा होता है। वसा को जिन तत्वों के एक विशिष्ट समूह में संबंधित माना जाता है उन्हें लिपिड्स की संज्ञा दी जाती है। क्या बोलते हैं उन्हें लिपिड्स बोलते हैं। उसके बाद में है वसा को ठोस और व तरल दोनों रूपों में ग्रहण किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि कोई अगर आहार है यानी भोजन आप ले लीजिए, तो कुछ होते हैं जो ठोस होते हैं तो उससे भी हमें फैट मिलता है, मतलब वसा मिलता है, और कुछ होते हैं जो तरल होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, उनसे भी वसा मिलता है। सभी तरह की वसा में संतृप्त, इंग्लिश में बोले तो सैचुरेटेड, और असंतृप्त, अगर इसका इंग्लिश बोले तो अनसैचुरेटेड फैट एसिड का मेल होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है बच्चे, वसा शरीर के लिए उपयोगी है किंतु इसकी अधिकता हानिकारक भी हो सकती है। वसा जो होता है हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट तो होता है, लेकिन अगर ये अधिक हो जाएगा तो इससे बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, ये हार्मफुल होता है। यह मांस तथा वनस्पति समूह दोनों प्रकार से प्राप्त होती है। जो ये फैट होता है ये तो हमें मांस से भी मिल सकता है, मतलब अगर मीट कोई खाता है तो उससे भी मिलता है। और वनस्पति की बात कर लें अगर हम, तो हमें वनस्पति तरीके से मिलती है। अगर गाय का जैसे मक्खन हो गया, घी हो गया, इन सब से भी वसा मिलता है। बादाम हो गया, इससे भी वसा मिलता है। तो यह मांस तथा वनस्पति दोनों से प्राप्त होती है। इससे शरीर को दैनिक कार्यों के लिए शक्ति प्राप्त होती है। जो हमें शक्ति कह लीजिए, तो वही ऊर्जा जो हुई वो किससे मिलती है, तो फैट से, मतलब वसा से ही मिलती है। अब आगे देख लेते हैं वसा के प्रकार एवं स्रोत। वसा के कितने प्रकार होते हैं और वसा का स्रोत क्या है। तो वसा कई प्रकार के होते हैं। इनमें क्या है, इनमें है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। ये 3 टाइप के वसा जो होते हैं ये प्रमुख होते हैं। अब चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टाइप जो है इसका वो है सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट क्या है, इसका मतलब वही हो गया संतृप्त वसा। तो मक्खन, पनीर, दूध, आइसक्रीम और मलाई में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जो संतृप्त वसा होता है वो किस में पाया जाता है, आपका मक्खन में पाया जाता है, पनीर में पाया जाता है, दूध में, आइसक्रीम में और मलाई में प्रचुर मात्रा में, मतलब अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह वसा वनस्पति तेलों, नारियल, ताड़ और खजूर में भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। उसके आगे देखते हैं अनसैचुरेटेड फैट यानी असंतृप्त फैट। असंतृप्त वसा जो होता है वह रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को संतुलित करने में सहायक होता है। क्या करता है, जो हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होता है उसको संतुलित करता है। इस किस्म की वसा में अधिक मात्रा में कैलोरी पाई जाती है, इसलिए इसका नियंत्रित रूप से ही सेवन करना चाहिए। मतलब अगर हम ज़्यादा ले लेंगे, अगर हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल अधिक हो जाएगा तो हार्मफुल हो जाता है। वनस्पति तेल, नारियल का तेल हो गया, ताड़ का और खजूर को छोड़कर अनसैचुरेटेड वसायुक्त होते हैं। अगर इसको छोड़ दिया जाए, नारियल, ताड़ और खजूर को, तो बाकी जितने भी वनस्पति तेल होते हैं वो कैसे होते हैं, असंतृप्त वसायुक्त होते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट दिया हुआ है जो दूसरा है वो है पॉली अनसैचुरेटेड वसा। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में सहायक है, बशर्ते कि सैचुरेटेड वसा के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाए। सूरजमुखी और सोयाबीन के तेल में अनसैचुरेटेड वसा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें, सूरजमुखी और सोयाबीन के तेल में जो है अनसैचुरेटेड वसा होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है बच्चे, शरीर में वसा के कार्य। अब आप देख लीजिए कि जो वसा होता है, मतलब फैट जो है, उसका कार्य क्या होता है हमारे बॉडी में। तो सबसे पहले क्या है, ऊर्जा का साधन। ये ऊर्जा का साधन होता है, वसा से एनर्जी मिलती है। तो इसमें देखते हैं, थोड़ा इसमें इसके आगे दिया हुआ है। वैसे तो आपका अगर एक लाइन में बोलें तो ऊर्जा का साधन हो गया,
लेकिन इसके बारे में थोड़ा डिटेल हमने इसमें मेंशन किया है, तो देख लेते हैं उससे। भोज्य पदार्थों में वसा ऊर्जा का सबसे अधिक सांद्रित रूप है। वसा का 1 ग्राम 9 कैलोरी ऊर्जा देता है। अब अगर 1 ग्राम वसा आप लेते हैं तो उससे आपको कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलेगी? आपको 9 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का 1 ग्राम लगभग 4 कैलोरी देता है। हमने आपको बताया भी है कार्बोहाइड्रेट वाले क्लास में कि अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आप लेंगे तो उससे कितनी आपको कैलोरी मिलेगी? 4 कैलोरी मिलेगी। उसके बाद में क्या है कि शरीर में ऊर्जा का संग्रह नहीं हो पाया तो हर थोड़े समय पश्चात ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। शरीर में ऊर्जा का अगर संग्रह मतलब हमारे शरीर में अगर ऊर्जा एकत्रित ना हो पाया तो उससे क्या होता है कि थोड़े देर के बाद ही ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। दूसरा दिया हुआ है कि दूसरा कार्य क्या है, तो इसका दूसरा कार्य है शारीरिक तापक्रम का नियंत्रण। जो हमारा बॉडी टेम्परेचर मतलब बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है फैट, ऐसा समझ लीजिए। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है। ऊर्जा देने के साथ साथ ये हमारे शरीर के तापक्रम को स्थिर रखने के लिए भी आवश्यक है, मतलब कि बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है फैट। उसके बाद में है हमारी त्वचा के नीचे वसा की एक परत उपस्थित होती है जो ऊष्मा के सुचालक का कार्य करता है। जो हमारी स्किन होती है उसके नीचे एक फैट की लेयर होती है, तो वो क्या होता है, वो ऊष्मा के सुचालक का कार्य करता है। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, जो इसका तीसरा कार्य है वसा का, वो है वसा में घुलनशील विटामिनों को प्राप्त करना। विटामिन ए, डी, ई व के अवशोषण के लिए वसा की आवश्यकता होती है। आप सबको पता है विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है, बाकी आपका ए, डी, ई और के विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील है। तो वही बताया गया है कि विटामिन ए, डी, ई के अवशोषण के लिए वसा की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त कुछ वसाएं जैसे कि कॉड लीवर ऑयल या मछली के जिगर का तेल, मक्खन व घी विटामिन ए, डी की प्राप्ति होती है। इसका मतलब हो गया कि कॉड लीवर, मछली के तेल से और मक्खन और घी से क्या मिलता है? विटामिन ए व डी मिलता है। विभिन्न वनस्पति वसा में ई व के की प्राप्ति होती है। कई टाइप के जो वनस्पति से प्राप्त फैट होते हैं उनमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन ई और विटामिन के की प्राप्ति होती है, मतलब मिलता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो कार्य है 4 नंबर का, वो है वसा का कार्य आवश्यक वसा अम्लों को प्राप्त करना। तो इसमें क्या है कि वसा में कुछ आवश्यक वसीय अम्ल उपस्थित होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। उसमें से कौन कौन से नाम देख लेते हैं उनका। जैसे लिनोलिक हो गया, एक लिनोलिक एसिड होता है, एक लिनोलेनिक व आर्कोडोनिक अम्ल होता है। ये हमारे बॉडी के लिए क्या होता है? इम्पॉर्टेंस होता है और वसा से ही हमें मिलता है। अगला फंक्शन देख लेते हैं इसका। तो अगला जो दिया हुआ है वो है कोमल अंगों की रक्षा। वसा से मतलब फैट से ही हमारे शरीर के ये कोमल अंग का मतलब हो गया कि शरीर की रक्षा होती है, शरीर की स्किन की रक्षा होती है। तो क्या हो गया? वसा शरीर में विभिन्न नाजुक अंग जैसे वृक्क या गुर्दे, हृदय व तंत्रिका तंत्र को गहीनुमा रचना देकर बाहरी धक्कों से बचाता है। कोमल अंगों की रक्षा हो गई। सॉरी बच्चे, ये कोमल अंगों की रक्षा मतलब कि हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट के बारे में बताया गया है, स्किन की नहीं है, आउटर का बात नहीं किया गया है इसमें ये बताया गया है कि वृक्क मतलब किडनी आप समझ रहे हैं, गुर्दे, वृक्क या किडनी कुछ भी कह लीजिए, बाकी आपका हार्ट हो गया। और ये नर्वस सिस्टम को भी क्या करता है? उसको जैसे कि उसका जो आउटर लेयर होता है तो उससे बचाता है, उसकी रक्षा करता है। उसके बाद में अगला फंक्शन जो हो गया इसका हो गया प्रोटीन की बचत। वसा शरीर की प्रोटीन की बचत करती है। जो फैट होता है वो क्या करता है कि जो हमारे बॉडी की प्रोटीन होती है उसका बचत भी करता है। यदि शरीर में वसा की कमी होती है तो ऊर्जा प्रोटीन से ली जाती है। अगर हमारे बॉडी में फैट की कमी हो गई, जैसे कि वसा युक्त भोजन आपने कम लिया, तो उसकी जो पूर्ति होती है वो किससे होती है? प्रोटीन से होती है, जिससे प्रोटीन अपना मुख्य कार्य नहीं कर पाएगा। इस तरह वसा प्रोटीन की बचत करता है। उसके बाद में अगला पॉइंट जो दिया हुआ है बच्चे, वो दिया हुआ है भूख देर से लगना। अब ये है कि वसा की वजह से भूख भी देर से लगता है। ये सब फंक्शन है, वसा के कार्य हैं। वसा शरीर में पाचक रसों के स्राव कम करती है। वसा क्या करता है कि जो हमारे अंदर जो पाचक रस होते हैं, गैस्ट्रिक जूस होते हैं, समझ लीजिए उसे गैस्ट्रिक जूस ही बोलेंगे, तो उसके स्राव को कम करता है। पाचक रस कम निकलने से पाचन क्रिया देर से होती है तथा भोजन पाचन अंगों में देर तक बना रहता है, जिससे व्यक्ति भोजन की संतुष्टि अधिक देर तक महसूस करता है, जल्दी भूख नहीं लगती है। अगला जो कार्य दिया हुआ है वसा का वो दिया हुआ है बच्चे सुस्वादिष्टता।
वसा में भोजन का स्वाद बढ़ जाता है। जैसे कि अगर आप कोई फैटी भोजन, जैसे आप घी खा लीजिए, या फिर सब्जी में अगर आपका ऑयल ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, थोड़ा टेस्टी लगता है खाना। तो वही बताया गया है, सुस्वादिष्टता। वसा में भोजन का स्वाद बढ़ जाता है, वह एक विशेष सुगंध आ जाती है। वसा द्वारा भोजन पकाने में विभिन्नता आ जाती है, मतलब कि भोजन स्वादिष्ट होगा, खाने में भी उसकी स्मेल भी अच्छी आएगी। ये सब किससे होता है, वसा से होता है। अगला जो कार्य दिया हुआ है वसा का, वो दिया हुआ है ये निम्न कार्यों में भी सहायक है। अब देख लीजिए निम्न कार्य में क्या है, तो तंत्रिका संवेदनाओं के संवहन को नियंत्रित करता है, आमाशय स्राव को कम करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है, गर्भाधारण की क्षमता भी बढ़ाता है। ये सब कौन करता है, ये सब वसा ही करता है। अब चलिए देख लेते हैं अगला पॉइंट दिया हुआ है बच्चे, वसा की आवश्यकताएं। अब देखिए वसा की आवश्यकताएं क्या हमारी बॉडी में, तो इसमें क्या है कि वसा की आवश्यकताएं मनुष्य की ऊर्जा की आवश्यकता पर निर्भर होती है। शारीरिक दृष्टिकोण से वसा अंतर्ग्रहण में पर्याप्त भिन्नता हो सकती है और फिर भी अच्छा स्वास्थ्य अनुरक्षित किया जा सकता है। सामान्यतया कुल ऊर्जा का 15 से 20% वसा के द्वारा मिलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको जितने एनर्जी की आवश्यकता होती है तो उसमें 15 से 20% जो है आपको वसा युक्त भोजन करने चाहिए, कि उससे 15 से 20% एनर्जी आपको केवल वसा वाले भोजन से मिले। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है बच्चे, वसा से होने वाले रोग। अब वसा से होने वाले रोग, तो वसा की कमी से भी रोग हो सकते हैं और वसा की अधिकता से भी रोग होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वसा की कमी से होने वाले रोग। वसा की कमी से कौन से रोग होते हैं, तो उसका है फर्स्ट नंबर है, शरीर में वसा की कमी से स्किन समस्या होती है। अगर फैट की कमी हो गई तो हमारी स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड पॉइंट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है बच्चे, शरीर में वसा की कमी से बाल झड़ना। अगर वसा की कमी हो गई तो उससे बाल झड़ने लगते हैं। थर्ड नंबर है, शरीर में वसा की कमी से हार्मोन्स असंतुलित होना। जो हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं वो भी अगर फैट की कमी हो जाती है तो उससे असंतुलित हो जाते हैं। उसके बाद में दिया है 4 नंबर, शरीर में वसा की कमी से थकान महसूस होना। अगर हमारे बॉडी में वसा की कमी हो गई तो उससे क्या होता है, थकान महसूस होने लगता है। और जो लास्ट नंबर दिया हुआ है बच्चे 5 नंबर, वो दिया हुआ है शरीर में वसा की कमी से इम्यूनिटी कमजोर होना। अगर हमारे बॉडी के अंदर वसा की कमी हो जाती है तो जो हमारा इम्यून सिस्टम हो जाता है वो भी जो होता है वो भी कमजोर हो जाता है। अब चलिए देख लेते हैं कि वसा की अधिकता से होने वाले रोग कौन कौन से। अभी तक तो आपने कमी से देखा, वसा की अधिकता से क्या होता है बच्चे, इससे शरीर में चर्बी बढ़ती है। अगर फैट ज़्यादा, आप फैट युक्त भोजन अगर ज़्यादा ले रहे हैं, वसा वाले पदार्थ जैसे घी, मक्खन हो गया, आप तेल हो गया, बादाम हो गया, सब अगर ज़्यादा खा रहे हैं तो उससे क्या होता है कि बॉडी में फैट बढ़ने लगता है। आप देखते होंगे पेट भी आपका बाहर आने लगता है। तो इसमें क्या है, फिर बढ़े वजन के कारण इससे जुड़ी हुई बीमारियां। और अगर आपका वेट बढ़ जाता है तो उससे कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है, डायबिटीज़, सब आप लोग समझ रहे होंगे, शुगर हो सकता है आपको, हृदय रोग, हार्ट से संबंधित बीमारी हो सकती है, दमा हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है। ये सब जो बीमारियां हैं, ये सब अगर वसा युक्त भोजन आप अधिक ले रहे हैं तो उससे ये सारी बीमारियां हो सकती है। तो बस बच्चे आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके जो भोजन के प्रमुख अवयव हैं उनमें आपका कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, जब ये सब हम थ्योरी क्लास कर लेंगे तो इसका मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा। तब तक आपका थ्योरी क्लास ही चलेगा। अब ऐसा नहीं करेंगे कि एक क्लास देंगे उसके बाद में MCQ देंगे। जो आपका एक टॉपिक है उसमें से जितने भी मतलब पॉइंट दिए हुए हैं अंदर, अब जैसे आपका भोजन का प्रमुख अवयव है तो हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया, फिर आज आपको हमने वसा पढ़ाया, इसके बाद में जो भी आपका होगा वो पढ़ाएंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में ये मिक्स क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया जाएगा। तब तक आप हमारा जो अदर यूट्यूब चैनल है उससे जुड़ जाइए, उसमें आपका लाइव क्लास हो रहा है, उसमें सर करवा रहे हैं, मिक्स क्वेश्चन करवा रहे हैं, आपका बाल विकास भी चल रहा है और भोजन के प्रमुख अवयव के भी सारे क्वेश्चन, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, इन सबसे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाए जा रहे हैं। और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, जो नए बच्चे हैं वहाँ पर मॉक टेस्ट भी करवाया जा रहा है, साथ में PDF भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसका कोई शुल्क नहीं है। ठीक बच्चे, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। टेक केयर।